हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एच डी एजुकेशन पे। आज है 15 अगस्त 2024। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, यानी कि स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स, यानी कि 15 अगस्त 2024 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को आज कवर किया जाएगा। आगामी जो भी परीक्षा लगी हुई है, जहां से भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया गया है। उसके साथ साथ उसकी क्या कुछ एक्सप्लेनेशन बन सकती है, क्या कुछ वहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं, इन सभी के बारे में जानकारी दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले प्रश्न के साथ। तो आज का हमारा अपना सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया? यानी कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, जो कि विभाजन जो हुआ था, आज़ादी से जो आज़ादी मिली थी उससे पहले जो विभाजन हुआ था, विभाजन होने के बाद दो देश बनाए गए थे, एक पाकिस्तान और भारत। तो उसी के याद के लिए यह जो दिवस है वह मनाया जाता है। तो यह कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 12 अगस्त, बी ऑप्शन है 13 अगस्त, सी ऑप्शन है 14 अगस्त और डी ऑप्शन है 7 अगस्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। आगे अगर हम बात करें तो भारत में हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। यह दिवस जो है, यह जो दिन है वह विशेष रूप से उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाई। यानी कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, दो नए राष्ट्र बने थे, उस टाइम पे काफ़ी सारे क्रिटिकल कंडीशंस हुई थी जिनमें से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो उन लोगों को याद, उन लाखों लोगों को याद करने के लिए यह जो दिन है, यह जो दिवस है वह मनाया जाता है। अपने घर खोए और मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित हुए थे ये सभी लोग, इन्हीं को याद करने के लिए यह जो दिवस है यह मनाया जाता है। भारत सरकार ने 2021 में इस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मान्यता दी थी कि 14 अगस्त को, यानी कि 14 अगस्त को हम प्रत्येक वर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति कहाँ आयोजित हुआ? तो ए ऑप्शन है कनाडा, बी ऑप्शन है इंडोनेशिया, सी ऑप्शन है मलेशिया और डी ऑप्शन है जापान। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मलेशिया में द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 आयोजित किया गया। अगर हम बात करें तो भारतीय वायुसेना की जो टुकड़ी थी और रॉयल मलेशिया वायुसेना के साथ द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति 2024 में ये जो आयोजित हुआ। शामिल इसमें क्या किया गया, यानी कि भारत की तरफ से जो वायुसेना थी उसमें कौन शामिल हुआ? तो जो 7 सुखोई 30 MKI हैं, सुखोई आप विमान सभी लोग जानते ही होंगे, तो जो सुखोई 30 हैं MKI, इनको भारत की तरफ से शामिल किया गया था। भारत की वायुसेना की तरफ से 7 सुखोई 30 MKI ये शामिल हुए थे। आयोजन कहाँ पर हुआ? तो आयोजन हुआ 6 से 9 अगस्त 2024, यानी कि द्विपक्षीय अभ्यास था, 3 दिनों तक चला। तो ये मलेशिया के क्वांटन में स्थित अपने अड्डे पर, यानी कि जो मलेशिया का क्वांटन है वहाँ पर इनका जो बेस है वहीं पर इसका आयोजन किया गया उदार शक्ति का। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शोभना रानाडे का निधन हुआ, वे कौन थी? यानी कि जो शोभना रानाडे हैं इनका अभी हाल ही में निधन हो गया, शोभना रानाडे। तो ये कौन थी, ये किससे संबंधित थी? तो ए ऑप्शन है वैज्ञानिक, बी ऑप्शन है अभिनेत्री, सी ऑप्शन है क्रिकेटर और डी ऑप्शन है सामाजिक कार्यकर्ता। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सामाजिक कार्यकर्ता थी शोभना रानाडे और अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है। गांधीयन शोभना रानाडे पासेस अवे एट 99, ये यानी कि ये 99 वर्ष की थी और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। आगे अगर हम बात करें तो गांधीवादी, यानी कि गांधी जी के विचारों से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित थी, उनसे ये मिली भी थी गांधी जी से, तो और उन्हीं के विचारों से प्रेरित थी, गांधीवादी थी। तो गांधीवादी शोभना पांडे जी का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 18 वर्ष की उम्र में शोभना रानाडे को महात्मा गांधी से मिलने का भी अनुभव हुआ, यानी कि 18 वर्ष की जब ये थी तब इन्होंने महात्मा गांधी से मुलाकात भी की थी, इनकी महात्मा गांधी से मुलाकात भी हुई थी। इस मुलाकात ने
गांधीवादी सिद्धांतों और समाज सेवा के प्रति उनकी आजीवन प्रतिबद्धता की दिशा तय की। यानी कि जब ये महात्मा गांधी जी से मिली थी तो उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई और तभी से इनके मन में गांधीवादी जो सिद्धांत थे, गांधीवादी जो विचार थे, उनके मन में आने लगे और इन्होंने समाज सेवा के प्रति अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया और आजीवन समाज सेवा के प्रति ये प्रतिबद्धता की दिशा इन्होंने तय की। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की पहली विमानन अकादमी कहाँ शुरू की गई? यानी कि राजस्थान की जो विमानन अकादमी है ये कहाँ शुरू की गई है? राजस्थान की ये पहली है। तो ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है लखनऊ, सी ऑप्शन है अजमेर और डी ऑप्शन है भोपाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान के अजमेर में पहली विमानन अकादमी सेवा जो है वो शुरू की गई है। अगर हम बात करें तो हाल ही में राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अजमेर जिले के किशनगढ़ हवाई अड्डे पर राज्य की पहली उड़ान प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन किया। कहाँ पर? अजमेर जिले में। और अजमेर जिले में भी कहाँ? तो जो किशनगढ़ हवाई अड्डा है वहाँ पर राजस्थान राज्य की पहली उड़ान प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन किया गया। नई अकादमी जो है वह किशनगढ़ में आर्थिक गतिविधियों की विकास में भी सहयोग करेगी। यानी कि किशनगढ़ में जो हवाई अड्डा है वहाँ की जो भी आर्थिक गतिविधियाँ हैं उनके विकास में भी यह सहयोग करेगी जो है। और बात करें तो केंद्र की उड़ान योजना, यानी कि उड़ान योजना आप सभी लोग जानते ही हैं। उड़ान योजना यानी उड़े देश का हर आम नागरिक जो है उड़ान योजना, इसमें 1.41 करोड़ से भी अधिक घरेलू यात्री लाभान्वित हुए। और जो कि या जो सेवा शुरू की गई है जो कि संगमरमर और ग्रेनाइट उद्योग के कारण एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में भी यह उभरा हुआ है। तो ये जो केंद्र के द्वारा ये जो उड़ान योजना है ये 1.41 करोड़ से अधिक घरेलू यात्री इसमें लाभान्वित हुए हैं। और इसी के तहत ये जो सेवा शुरू की गई है राजस्थान में अकादमी, उड़ान प्रशिक्षण अकादमी शुरू की गई है, ये इसी के अंतर्गत ही शुरू की गई है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया? यानी कि कहां पर पर्वत प्रहार जो है ये अभ्यास भारतीय सेना ने आयोजित किया है? तो ए ऑप्शन है लद्दाख, बी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, सी ऑप्शन है हरियाणा और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लद्दाख में भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार जो अभ्यास है वो शुरू किया है। और कहाँ पर शुरू किया है? तो जो भारत और चाइना की जो सीमा है, भारत और चाइना की जो बाउंड्री है वहाँ पर ही भारतीय सेना ने ये पर्वत प्रहार अभ्यास शुरू किया है। और वहाँ शुरू करने का एक रीज़न भी है क्योंकि बार बार जो चाइना है वो वहाँ से कुछ न कुछ गतिविधियाँ करता रहता है, तो उसको रोकने के लिए, उसको संभालने के लिए पर्वत प्रहार अभ्यास जो है इसको शुरू किया गया है। आगे अगर हम बात करें तो भारतीय सेना ने लद्दाख में एक रणनीतिक सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार शुरू किया गया है। और यहाँ पर ये शुरू करने का पर्वत प्रहार का मतलब ही यही है कि जो दुर्गम इलाके होते हैं जहाँ पर जल्दी जाना आसान नहीं होता है वहाँ पर जा कर के ये अभ्यास किया जा रहा है, ताकि अगर ऐसी कोई कंडीशंस आ जाए कि दुर्गम स्थानों पर जा कर के अगर किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े तो जो भारत के जो सैनिक हैं, हमारे जो वीर सैनिक हैं, इनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो और वहाँ पर ये आसानी से जा करके जो भी दुश्मन हैं उनको वहाँ से मार गिराएं, उनको वहाँ से खदेड़ दें। आगे बात करें, यह जो अभ्यास है वह भारत चीन के सीमा के नज़दीक इस क्षेत्र में सेना की तत्परता और प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि जो अभ्यास किया जा रहा है वह भारत और चीन की जो सीमा के नज़दीक में ही किया जा रहा है, ताकि इस क्षेत्र में सेना की जो तत्परता है, जो प्रभावशीलता है, इसको बनाए रखा जा सके। वहाँ पर जो सेना है वो अपना प्रभुत्व जमाए रख सके ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आने पाए। पर्वत प्रहार, जिसे माउंटेन स्ट्राइक के नाम से भी जानते हैं, यह अभ्यास पहाड़ी और ऊबड़ खाबड़ इलाकों पर जोर। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले पॉइंट की अगर बात देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भारत और चीन की जो सीमा रेखा है, तो आप इधर रेड लाइन से जो भी देख रहे हैं, रेड लाइन से ये निर्धारित है भारत और चाइना की ये रेखा है, जिसे मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। यानी कि भारत और जो चाइना के बीच जो लाइन खींची गई है इसे मैकमोहन के नाम से जानते हैं। और इसकी जो कुल लंबाई है वह है 4056 किलोमीटर, यानी कि 4056 किलोमीटर ये कुल लंबाई है भारत और चाइना के बीच जो लाइन खींची गई है, जो मैकमोहन रेखा है। अगर हम बात करें, यहाँ पर आप एक डॉट लाइन देख रहे होंगे, इसे बोलते हैं
LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि चीन 1993 में आधिकारिक तौर पर LAC को बॉर्डर मानने पर राजी हुआ। यानी कि जो चाइना है वो इसको अपना बॉर्डर मानता है कि ये जो बॉर्डर है ये हमारा है, इसे LAC के नाम से जानते हैं, जिसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और अगर हम भारत और चाइना की जो लंबाई देखें, सीमा रेखा की जो लंबाई है वह 4056 किलोमीटर है, और इसकी जो रेखा है ये इसको मैकमोहन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बोइंग से किसे अपना नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया है। यानी कि जो बोइंग कंपनी है, आप सभी लोग जानते हैं बोइंग जो विमान वगैरह बनाती है, तो ये जो कंपनी है इसने अपना नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया है। तो किसको बनाया गया है? तो ए ऑप्शन है दिलीप अनुरागी, बी ऑप्शन है मनीषी सिंह, सी ऑप्शन है केली आर्टबर्ग, और डी ऑप्शन है संजीव वर्मा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केली आर्टबर्ग जो है इनको बोइंग का नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं इनको, यही है केली आर्टबर्ग। तो बोइंग ने रॉबर्ट आर्टबर्ग, जो कि इनका पूरा नाम है रॉबर्ट केली आर्टबर्ग, इनको कंपनी का नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया है बोइंग ने। अगर बात करें आर्टबर्ग डेन कैलहोन का स्थान लेंगे, यानी कि इससे पहले जो नियुक्त थे वो डेव कैलहोन थे, और इनका स्थान लेने वाले हैं आर्टबर्ग। नियुक्ति इनकी कब से प्रभावी होगी? तो 8 अगस्त से इनकी जो नियुक्ति है वो प्रभावी होगी। अगर बोइंग के बारे में बात की जाए तो इसकी स्थापना शिकागो में 15 जुलाई 1916 को की गई थी। यानी कि जो बोइंग है, ये जो कंपनी है बोइंग कंपनी, इसकी जो स्थापना है वह 15 जुलाई 1916 को शिकागो में की गई थी, और इसका मुख्यालय भी शिकागो यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो में ही इसका मुख्यालय स्थित है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का दूसरा खिताब जीता हुआ है? यानी कि सेकेंड टाइम है जो कि इस देश ने कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र का लीग का दूसरा खिताब जीता हुआ है। तो ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है जापान, और डी ऑप्शन है बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो भारत है, भारत ने कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का दूसरा खिताब जीत लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया ट्रम्प्स इन 4th कावा वुमेन्स वॉलीबॉल नेशंस लीग्स, यानी कि जो 4th ये लीग हुई इनमें से 2 इंडिया ने जीती, अब की बार जो जीती हुई इसको मिला करके 2 जो है वो भारत ने ये लीग जीती हुई है। तो भारत ने 4थी कावा महिला वॉलीबॉल नेशंस जो लीग है यह जीत ली है। किसको हराया हुआ है? तो नेपाल को 3-2 सेटों से हराया, यानी कि फाइनल में जो मुकाबला हुआ वो भारत और नेपाल के बीच में हुआ, जो कि नेपाल को भारत ने 3-2 के सेटों से हरा दिया, और फाइनली भारत ने यह जो खिताब है या जो लीग है वह जीत ली है। अगर आयोजन की बात की जाए तो ये नेपाल की राजधानी काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ। फाइनल इसका खेला गया 7 अगस्त 2024 को। भारत की जो सालनी है इनको प्रतियोगिता की सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुना गया, इंपॉर्टेंट है ये। तो भारत की जो प्लेयर हैं सालनी, इनको प्रतियोगिता के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुना गया। बात करें स्वर्ण पदक विजेता, यानी कि स्वर्ण पदक जीता भारत ने। रजत पदक विजेता, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे उपविजेता रहा नेपाल। कांस्य पदक यानी कि थर्ड पोजीशन रही ईरान की, तो इसीलिए इसको कांस्य पदक से नवाजा गया। और अगर स्वर्ण पदक की बात की जाए तो टॉप पर रहा भारत, जिसने स्वर्ण पदक जीता हुआ है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हुए हैं? यानी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हैं, ये अभी एक देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हुए हैं। तो ऐसा कौन सा देश है जहां पर ये गए हुए हैं? तो ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है मालदीव, सी ऑप्शन है बांग्लादेश, और डी ऑप्शन है सिंगापुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि मालदीव देश की आधिकारिक यात्रा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जी गए हुए हैं। आगे हम बात करेंगे अगर, तो विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी 9 से 10 अगस्त तक मालदीव की आधिकारिक यात्रा पर गए हुए हैं। इस यात्रा का जो उद्देश्य है वह दोनों देशों के बीच घनिष्ठ साझेदारी को मजबूत करना और द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने के रास्ते तलाशना है। यानी कि कैसे जो दो देश हैं मालदीव और भारत, इनके जो आपसी संबंध हैं ये कैसे मजबूत हों, इनके जो संबंध हैं बीच के ये घनिष्ठ और साझेदारी कैसे बनी रहे, और द्विपक्षीय जो भी संबंध हैं उनको बढ़ाने और क्या कुछ अच्छा करने के लिए, क्या को साझेदारी करने के लिए और रास्ते बन सकते हैं, इन रास्तों को तलाशने के लिए इस यात्रा का ये प्रमुख उद्देश्य है। बढ़ेंगे अपने
अगले पॉइंट की तरफ, तो अगर हम मालदीव की बात की जाए तो सबसे पहले हम भारत में आएंगे अपने दक्षिण भारत की तरफ, और दक्षिण भारत की तरफ लास्ट में आएंगे, फिर यहाँ पर श्रीलंका है, और इससे भी नीचे अगर हम आएंगे तो यहाँ पर आपको ये छोटे छोटे द्वीपों के रूप में आपको देश दिखेगा मालदीव, जिसकी राजधानी होती है माले। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये छोटे छोटे ढेर सारे द्वीपों से मिलकर के ये मालदीव बना हुआ है। तो आप इसकी पोजीशन भी जान रहे हैं, भारत के दक्षिण में दक्षिणतम बिंदु की तरफ आएंगे सबसे नीचे, उसके बाद आपको श्रीलंका दिखेगा, श्रीलंका के बाद जब आप और नीचे आएंगे तब यहाँ पर आपको मालदीव दिखेगा, जिसकी राजधानी होती है माले। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांव को मान्यता दी गई है? यानी कि साल 2023 में क्या कुछ ऐसे गांव रहे भारत के जो कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में उनको शामिल किया गया, यानी कि वहां पर सबसे ज़्यादा पर्यटक आए हुए हैं? तो ए ऑप्शन है 22, बी ऑप्शन है 38, सी ऑप्शन है 35 और डी ऑप्शन है 42। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 35 जो गांव हैं, इन गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मान्यता दी गई है। आगे अगर हम बात करें तो वर्ष 2023 में आयोजित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता के पहले संस्करण में कुल 35 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मान्यता दी गई है। आगे हम बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था पर्यटन गांव घोषित करने का? तो पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता की शुरुआत की है, यानी कि जो पर्यटन मंत्रालय है इन्होंने क्या किया हुआ है कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता की एक शुरुआत की हुई है। कहाँ पर कितनी अधिक संख्या में पर्यटक आते हैं, कितनी अधिक संख्या में वहाँ पर रहते हैं, ये सब कुछ पॉइंट्स निर्धारित करके और वहाँ का जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक जो संपदा है उसको संरक्षित करने, वहाँ का जो वातावरण है वो कैसा है, इन सभी को उद्देश्य निर्धारित करते हुए एक प्रतियोगिता शुरू की गई है जो कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की प्रतियोगिता है। इसका उद्देश्य ऐसे गांवों को सम्मानित करना है जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपदा को संरक्षित करने वाले पर्यटन स्थल का सबसे अच्छा उदाहरण है, यानी कि जो अपने यहाँ की संस्कृति को, अपने यहाँ के प्राकृतिक संपदाओं को, वहाँ की जलवायु को, वहाँ के वातावरण को जो सुरक्षित रखती हैं, संरक्षित रखते हैं, ऐसे पर्यटन स्थल के जो गांव हैं उनको सम्मानित करने का ये उद्देश्य है। इसी के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता की शुरुआत पर्यटन मंत्रालय के द्वारा की गई है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।